Good morning, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, Rasa Bharat, Prayagraj. Today's class will be start of BSc third year Zoology. छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर Zoology में पेपर सेकंड बायोस्टैटिक्स में हम आपको मेन पढ़ाने चल रहे हैं और मेन जो टॉपिक है समांतर माध्य। समांतर माध्य में हम आपको अर्थमेटिक में हमने आपको बताया। अब यहाँ पे सिंपल अर्थमेटिक मीन में हमने आपको डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज बताया। अब हम आपको जो सेकंड पॉइंट मीन का है वो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, कि एक साथ कंबाइंड जो होता है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या है, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। और इसके पहले भी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समांतर माध्य के बारे में बताया था। तो समांतर माध्य के बारे में ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, टोटल बताया, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस बताया। आज मैं आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन क्या है, कैसे हम कहेंगे कि ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है, तो उसके बारे में आपको हम चर्चा करने चल रहे हैं। इफ x bar 1 and x bar 2 are the arithmetic mean of two series whose number of terms are n1 and n2 respectively, then the combined arithmetic mean x bar is given by। तो छात्रों, यहाँ पे कंबाइंड की बात आती है कि एक साथ दो पद हो और उनका जो है फ्रीक्वेंसी भी हो, तो उसे हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कहते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया ना कि जो x बार, x1 बार और x2 बार, ये दो पद हो गए ना, तो दो पद आपके कंबाइंड कैसे होंगे उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन whose number terms are n1 and n2, x1 के साथ n1 और x2 के साथ n2 आपके जब जुड़ जाते हैं तो वही क्या है, आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो अब हम इसको अर्थमेटिक कंबाइंड मीन को इंडिकेशन कैसे करेंगे, कैसे इसको दिखाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए हम आपको दिखाएं कंबाइंड मीन x bar is given by x bar is equal to n1 into x1, n1 into x1 bar plus n2 into x bar 2 by x bar 2 by n1 plus n2, n1 plus n2। तो छात्रों, ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है कि कैसे इसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको परिभाषा में दिखा भी दिया कि इफ x1 बार एंड x2 बार आर द अर्थमेटिक मीन, दो पद है, दो वेरिएबल है, एक क्या है x1 बार है और दूसरा x2 बार है। अब दो सीरीज होंगे जो आपस में ऐड होंगे, वही आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कहलाता है। whose number of terms are, कैसे टर्म्स दिखाएंगे, n1 and n2 respectively, then the combined mean x bar is given by x bar is equal to n1 into x1 bar plus n2 into x bar 2 upon n1 plus n2। अब ये तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का हमने डिफिनीशन और उसके फार्मूलों को बताया। अब इसके आधार पे हम आपको
एक एग्जाम्पल हल करा देते हैं। उस एग्जाम्पल को हल करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमने यहाँ डेफिनेशन और फार्मूला बताया उसी के आधार पे हम एग्जाम्पल को हल करने चल रहे हैं, आपको बताने चल रहे हैं। तो वो है आपका इफ द मीन लेंथ ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 earthworm is 65 centimeter and the mean length of other group of 50 earthworm is 60 centimeter, find the combined mean length of the two groups। तो दो ग्रुप्स का है, इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने। तो छात्रों ये अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल बता रहे थे कि वर्क एग्जाम्पल में इफ द मीन लेंथ ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 earthworm is 65 centimeter and the mean length of other group of 50 earthworm is 60 centimeter, find the combined mean length of the two groups। तो यहाँ पे आपके दो ग्रुप्स हैं, एक आपका 40 earthworm का ग्रुप्स है और दूसरा 50 earthworm का ग्रुप्स है। अब जो 40 earthworm का ग्रुप्स है उसका जो साइज है वो आपका 65 सेंटीमीटर एंड जो 50 earthworm का जो साइज है वो 60 सेंटीमीटर है। दोनों का हमने आपको दिखा दिया, दो पद हैं x1 और x2 और उसका जो मान है n1 प्लस n2। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो इस फार्मूले में हमें हल करना है। तो अब सॉल्यूशन में हम आपको दिखा रहे हैं x बार इक्वल टू n1 जो आपका है वो मेनली 40 प्लस 65 है 40। अब n1 जो है आपका 40 प्लस x1 क्या है 65। इसके बाद वहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप सुधार लीजिए। 40 इंटू 65 प्लस 50 इंटू 60 बाई आप क्या है कि यहाँ पे n1 प्लस n2 है, तो n1 का मान है 40 और n2 का मान है 50। छात्र ये तो हमारा फार्मूले में हमने आपको लिख करके दिखा दिया। अब आप इसको 40 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे और 50 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे। इसके बाद आप इन दोनों को जोड़ करके और नीचे जो 40 प्लस 50 इनको भी जोड़ करके उससे डिवाइडेशन करना है। अब अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2600 प्लस 30,000 बाई 90। ये तो गुणा करने के बाद आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है और यहाँ पे ऐड करने के बाद आ रहा है। तो अब दोनों को जब ऐड करेंगे एक तरीके से आप यहाँ दिखा सकते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका 5600 सॉरी ये आपका 5600 अपन 90। अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा। इसके बाद बचा है अब यह 0 6 हो जाएगा और उसके बाद 3 2 5 हो जाएंगे। आपके एक तरीके से अब इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। आपको अगर यहाँ दिखाया जाए 2600 और उसके बाद 3000 हो जाएगा 0 0 6 3 2 5, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो अब बाई 90 तो 5600 बटे 90 है। अगर आपको भाग भी देना होगा इस तरीके से 1 0 से 1 0 कट गया। अब 9 का जो टेबल पढ़ना है तो आपका आ जाएगा 9 छक्के 54 6 बार 54 के बाद 2 बचा 2 से 9 दूनी 18 आप पॉइंट जाएगा, फिर 9 दूनी 18 एक तरीके से आपका आएगा 62.2। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं x बार, तो x बार इक्वल टू 62.2
62.2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो छात्रों ये पॉइंट इस तरीके से इसका आंसर दिखा देंगे हम। अब यहाँ तो काटने का जो तरीका हमने बताया, तो ये काट करके इतना आ गया, तो जो आंसर है तो इस तरीके से कंबाइंड आप मीन निकालेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कंबाइंड मीन में इस तरीके का एग्जाम्पल जब आपके सामने आएगा, तो आप इस फार्मूला के आधार पे हल करेंगे। जैसे आपका दो पद है n1 n2 x1 x2, तो आपको मान दिया गया है पहले n1 आपका 40 हो गया, फिर n2 आपका 50 हो गया, फिर x1 आपका 65 हो गया और x2 आपका 60 हो गया। इस फार्मूले में जब ऐड करके आप डिवाइडेशन कर देंगे तो इतना आंसर आएगा। ये आपका हुआ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हुआ। अब हम आपको अगला पॉइंट बताएंगे कि इसका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का तो हमने न्यूमेरिकल बताया। अब इसमें आपका जो है अगला पॉइंट मेरिट एंड डिमेरिट की। तो छात्रों, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन में हम आपको पहला पॉइंट, मेरिट मीन्स होता है गुण और डिमेरिट मीन्स होता है दोष। किसी भी पॉइंट में उसका गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसका डिसक्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी बताने में तो आपका समय लगता है, लेकिन इसकी जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, उसको बताने में कोई समय नहीं लगता। तो पहला जो पॉइंट है मेरिट्स का, इट इज राइटली डिफाइंड एज, इट इज राइटली defined as is an easy and ideal measure, defined as easy and ideal, measure of central tendency, ideal measure of central tendency। जो पहला पॉइंट है, इट इज राइटली डिफाइंड एज इजी एंड आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि यह मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है बहुत ही सरलतम रूप से हल किया जा सकता है, कोई कठिनाइयां नहीं होती है। इसका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन अगर रहता है, बहुत आसानी से हम किसी भी एग्जाम्पल को हल कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका, इट कवर ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड इज इजी टू कैलकुलेट। इट कवर all the observation and is easy to calculate मतलब इनको हल करने में जो भी ऑब्जर्वेशन पे कवर है, उसको एक तरीके से कोई भी डाटा आ गया तो हल करने में कोई कठिनाई नहीं होता है, बड़े ही सरलतम ढंग से हल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इट इज अफेक्टेड लिस्ट बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल। क्या है? इट इज अफेक्टेड लिस्ट बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। जो सैंपल है, फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, तो इनको कोई भी सैंपल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है और कोई भी समस्याएं नहीं होती है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चौथा पॉइंट है, अर्थमेटिक मीन प्रोवाइड बेस ऑफ मेनी अदर मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अर्थमेटिक मीन प्रोवाइड्स बेस, अर्थमेटिक मीन provides
base of many other methods, base of many other method of statistics, other methods of statistics, ये तो आपके टोटल मेरिट के पॉइंट हो गए। इनके गुण क्या है, इनके गुण में क्या है कि डायरेक्टली हम उसको हल करेंगे फिर भी समस्या नहीं होती है, बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। दूसरा, चाहे जितने भी ऑब्जर्वेशन हो उसको गणना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरा है इट इज इफेक्टिव लिस्ट बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल, कोई भी सैंपलिंग है वो फ्लक्चुएट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला पॉइंट है अर्थमेटिक मीन प्रोवाइड्स बेस ऑफ द मेनी अदर मेथड ऑफ स्टैटिक्स। तो ये तरीके से इसके आधार पे हम अदर जो है साइंटिफिक को हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कोई भी स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम हो उसको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब अगला पॉइंट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में आपका जो दोष है वो है, पहला दोष है ऑब्टेन मीन इज ए सीरीज में नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑब्जर्वेशन। इसमें सब उल्टा है कि नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑब्जर्वेशन, नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जर्वेशन। कोई भी टेबल है उसमें नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जर्वेशन, एनी ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑब्जर्वेशन। कोई भी स्टैटिक्स प्रॉब्लम हो उनके ऑब्जर्वेशन को हम सही नहीं कर सकते हैं। यही दोष दिखा रहा है कि इसमें जो भी आप ऊपर बताए सब गलत है, इसमें कोई भी पॉइंट सही नहीं होता है। दूसरा है आपका इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इट इज वेरी मच affected by extreme observation। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। अब अगला पॉइंट तीसरा है बाय एलिमिनेटिंग इवन ए सिंगल सीरीज कैलकुलेशन बिकम अनरियल। कैलकुलेशन बिकम अनरियल। कोई भी कैलकुलेशन रियल में नहीं होता है चाहे जिस ऑब्जर्वेशन का, तो यहाँ पे यही कैलकुलेशन बिकम अनरियल। रियल में कोई कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा है। इनका कहने का मतलब ये कि जो भी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से हमने आपको एग्जाम्पल हल करवाया, इनके आधार पर जो डिमेरिट बताया जा रहा है कि वो सही पद्धति नहीं है छात्रों। अब हम आपको ये तो रहा आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब हम आपको जो है अगला पॉइंट बताने चल रहे हैं। तो छात्रों अब हम आपको अगला पॉइंट मीन का ही पोर्शन है। समांतर माध्यम में हमने आपको सिंपल अर्थमेटिक, कंबाइंड अर्थमेटिक के बाद जो दूसरा पॉइंट है सेंट्रल टेंडेंसी में जो मैथमेटिकल एवरेज का सेकंड पोर्शन है जियोमेट्रिक मीन। जो ज्यामितीय आधार पर समांतर माध्यम कैसे निकालेंगे तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जियोमेट्रिक मीन का जो डिफिनीशन है उसे हम आपको बता रहे हैं। द जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट स्मॉल n ऑब्जर्वेशन। ये तो हम जियोमेट्रिक को इंडिकेशन कर रहे हैं। जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट n ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसमें रूट, जो रूट है ये आपका जो रूट आएगा वही आपका जियोमेट्रिक मीन कहलाएगा छात्रों। अब
इसमें जो बता रहे हैं ये तो डिफिनीशन हो गया। अब आएगा कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कंप्यूटेशन ऑफ जियोमेट्रिक computation of geometric mean for ungrouped data। ये कैसे हम उसको संगणक का काम करेंगे, कैसे उसको गणना करेंगे। तो अभी तक हमने आपको यंत्र रूप तो दिखा दिया, लेकिन जो हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा में कैसे इसको अरेंज करेंगे और किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। तो अब अनग्रुप डाटा में आपका इंडिविजुअल सीरीज आएगा। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे होगा, अभी तक हमने आपको अरिथमेटिक मीन में अनग्रुप डाटा बताया था कि जहाँ पे केवल वेरिएबल होंगे, फ्रीक्वेंसी एक साथ नहीं होगी, वो आपके इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डाटा बोला जाता है। जहाँ पे वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी रहते हैं उसे हम ग्रुप डाटा के नाम से जानते हैं और बोला भी जाता है। तो अब इसको लिखने का जो तरीका है छात्रों, इंडिविजुअल सीरीज में हम आपको बता रहे हैं इफ x1 x2 x3, इफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn is geometric mean xn are the number of the data then there of the data then there geometric mean, then their geometric mean ब्रैकेट में आप जीएम दिखा सकते हैं शॉर्टकट में मीन इक्वल टू। अब आप यहाँ इक्वल टू करके दिखा सकते हैं कि यंत्र रूट है, यंत्र रूट में आप दिखाएंगे तो यंत्र रूट इस तरीके से। अब यंत्र रूट में आप x1 x2 x3 डॉट डॉट xn दिखा सकते हैं xn। अब और करके अगर r दिखाना है और करके यहाँ भी कर सकते हैं कि इस प्रकार से तो हम दिखाएंगे ही। इसके अलावा GM इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू ब्रैकेट में आप x1 into x2 into x3 डॉट डॉट xn 1/2 इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं 1/n। ये तरीका आपको अनग्रुप मेथड से जियोमेट्रिक मीन निकालने का जो तरीका है, इस तरीके से हम किसी भी एग्जाम्पल को लिख करके हल कर सकते हैं। तो जियोमेट्रिक मीन x1 into x2 into x3 डॉट डॉट xn 1/n। ये तो 1/n जो होता है मेनली जो यहाँ पे स्मॉल n हो जाएगा 1/n। ये तरीका है लिखने का वेयर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn are the n value of the variable x, are the n value of the variable x, मतलब of the variable x, x के वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं अनग्रुप डाटा में इंडिविजुअल सीरीज को। जैसे हम कह सकते हैं इफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर द नंबर ऑफ द डाटा then there
डॉट xn और करके gm x1 into x2 into x3 डॉट डॉट xn ब्रैकेट क्लोज 1 by n where x1 x2 x3 xn are the n value. n value means जो आपका रूट वैल्यू है ऑफ द वेरिएबल x का, जो x वेरिएबल आपको मिलेगा उसी को हम n वैल्यू मानते हैं, तो n वैल्यू आपका x वेरिएबल होगा। तो ये तो रहा आपको अनग्रुप डाटा को दिखाने का तरीका, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और उसके फार्मूला को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने आपको दिखाया, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बात किया आता है कि इसमें एक एग्जाम्पल भी है, तो एग्जाम्पल को हम लिख करके दिखाएंगे कि किस प्रकार का एग्जाम्पल है। उसके पहले हम तो छात्रों अभी हमने आपको ज्योमेट्रिक मीन के डेफिनेशंस और फार्मूले का डिस्क्रिप्शन किया। अब उसी आधार पे एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि ऑन 1 जनवरी वेट ऑफ ए पिग वाज रिकॉर्डेड एज 14 kg। एक पिग है, उसका वेट रिकॉर्ड किया गया 1 जनवरी को 14 किलोग्राम था, 14 किलोग्राम। फिर ऑन 1 मार्च वेट ऑफ द सेम पिग वाज 20 किलोग्राम। फिर उसी पिग का मान 1 मार्च में 20 किलोग्राम हो गया। What was the approximate weight of the pig on 1 February? तो 1 फरवरी को उसी पिग का वेट कितना होगा? तब जियोमेट्रिक मीन के आधार पर इसको हल करना है। आपको समझ में आ गया कि एक ही पिग है जो 1 जनवरी को 14 किलोग्राम, 1 मार्च को 20 किलोग्राम और 1 फरवरी को कितने किलोग्राम का होगा। अब यहाँ पे जो हल करेंगे वो है सॉल्यूशन में, जब करेंगे इसको किस तरीके से, तो सॉल्यूशन चूंकि gm इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2, ये तो आपका हल के और करके x1 इंटू x2 1 by n कर सकते हैं। 1 by n का मतलब है 1 by 2। अब यहाँ पे n को हटा के 1 by 2 कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हल करने का है। अब इसलिए gm इक्वल टू अब gm इक्वल टू एक तरीके से gm इक्वल टू यहाँ पे उस फार्मूले से एक तरीके से यहाँ पे x1 क्या है 14 है, x2 क्या है 20 है, और 1 by 2 कर देंगे हल करने के लिए। तो अब यहाँ पे अंडर रूट जो आएगा आपका हो जाएगा 280। अब 280 अंडर रूट में जब आएगा तो अब इस अंडर रूट को निकालने के लिए आपको करना क्या है कि अंडर रूट जब निकालेंगे उसका मान आएगा 16.73 kg। ये आपको हल करने पे आएगा छात्रों। अब इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कि अब आपका 280 है, अगर 280 को अगर करेंगे डिवाइडेशन तो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो तरीका है आपका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए अंडर रूट में, तो अंडर रूट जब हल करके इस तरीके से करेंगे तो अब आपका आ ही गया 280 अंडर रूट में करेंगे। अंडर रूट में जब आएगा इसका मान वर्गमूल निकालेंगे तो 16.73 आएगा केजी। आपका 1 फरवरी में जो पिग का मान है छात्रों, इस तरीके से अगर ये आप वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये मान अवश्य आएगा छात्रों। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन था वो पिग का है। द वेट ऑफ द पिग वाज 16.73 kg। द वेट of the pig was 16.73 kg
approximately on 1st February, approximately 1st February, 1st फरवरी। अभी फरवरी का हमने आप पूछा था, 1st फरवरी को कितना, तो 1st फरवरी को 16.73 kg होगा। इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन को हल कर सकते हैं कि आपको जब भी इसको वर्गमूल निकालेंगे 280 का वर्गमूल क्या होगा, तो एक तरीके से वर्गमूल निकालने का जो तरीका हम सब पेयर बना करके ही निकालेंगे, तो ये आपको आ गया। इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक था ज्योमेट्रिक मीन, हमने आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बताया, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का मेरिट डिमेरिट बताया। इसके बाद फिर आपका ज्योमेट्रिक मीन है, यह अर्थमेटिक मीन का से अलग है, इसमें अंडर रूट को निकालना पड़ता है, तब जाकर मीन हल होता है। छात्रों, आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।